जब साक्षी ने पहली बार अपनी मां के चेहरे पर खून के छींटे देखे तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो औरत जो हर रात उसके सिर पर हाथ फेरकर लोरी गाती थी एक दिन किसी की हत्या की गवाह बन जाएगी, और शायद कातिल भी। साक्षी उस समय सिर्फ 12 साल की थी जब उसने पहली बार अपने घर में अजनबी मर्दों की फुसफुसाहटें सुनी थी, अंधेरे में किसी के रोने की आवाजें और एक बंद कमरे से आती खून की गंध। उसके पिता, जो एक स्कूल शिक्षक थे, अक्सर रात में घर देर से लौटते और मां से झगड़ते रहते, लेकिन एक रात साक्षी ने देखा कि उसके पिता कभी लौटे ही नहीं, और अगली सुबह मां की आंखों में डर और दीवार पर खून के धब्बे थे। पुलिस आई, लेकिन मां ने कहा कि पिता शहर छोड़कर चले गए, किसी और औरत के साथ भाग गए, और तब से साक्षी ने चुप रहना सीख लिया। लेकिन उसकी यादों में वो रात हमेशा जिंदा रही जब वो बिस्तर के नीचे छिपी थी और मां की फूटी आवाज में कहा गया एक वाक्य, अगर तूने किसी को कुछ बताया तो तुझे भी मार डालूंगी। सालों बीत गए, साक्षी बड़ी हो गई, एक सरकारी कॉलेज में कानून की छात्रा बनी, लेकिन दिल में एक ही सवाल रह गया, उस रात क्या हुआ था और क्या उसकी मां वाकई निर्दोष थी। कॉलेज के तीसरे साल में उसे एक इंटर्नशिप मिली जिला अदालत में, जहां उसने एक केस सुना जिसमें एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस केस की फाइल में वही फोटोग्राफ थे जो उसके बचपन की स्मृति में धुंधले हो गए थे। लाल साड़ी, खून से सना पल्लू और वही नीला कमरा जहां वो छिपी थी। साक्षी की रूह कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर फाइल चुपचाप पढ़नी शुरू की और पाया कि केस बंद हो चुका था, सबूत न मिलने की वजह से। और आरोपी महिला, उसका नाम रूपा था, जो उसकी मां का असली नाम था। अब साक्षी को अपने ही अतीत को कानून की निगाह से देखना था, और वो जानती थी कि जवाब सिर्फ मां ही दे सकती है। लेकिन मां अब बूढ़ी हो चुकी थी, बीमार थी और पिछले साल से बिस्तर पर पड़ी थी। पर जब साक्षी एक रात मां के पास बैठकर चुपचाप रो रही थी, मां ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, कभी कभी इंसान को जीने के लिए मारना पड़ता है, और तुम्हारे पिता ने वो किया जो एक बाप कभी नहीं करता। और साक्षी की आंखों के सामने सारी यादें घूम गईं। वो रात, वो चीखें और वो डर जिसे उसने अपने भीतर दफना रखा था। उस रात के बाद साक्षी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ वकालत करना नहीं था, उसे सच को न्याय में बदलना था। उसने मां के खिलाफ नहीं, बल्कि पिता की गुमशुदगी के केस को दोबारा खुलवाने की अर्जी दी, जिसमें उसने कहा कि उसे शक है कि उसके पिता की हत्या हुई थी, और आरोपी को समाज ने बरी कर दिया, लेकिन कानून को दोबारा सोचना चाहिए। केस दोबारा खुला, पुराने सबूत निकाले गए, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला, क्योंकि शव कभी मिला ही नहीं था, और गवाह सिर्फ एक थी, साक्षी खुद। उसने कोर्ट में बयान दिया कि वो बिस्तर के नीचे छिपी थी और उसने देखा था कि उसके पिता मां पर हाथ उठा रहे थे, और मां ने एक पत्थर से वार किया था, जिससे सिर से खून बहने लगा, और फिर मां चीखने लगी, तू मर क्यों नहीं जाता? जज ने गवाही सुनी, लेकिन कहा कि यह घटना बहुत पुरानी है और बिना शव, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के इसे हत्या कहना मुश्किल है। लेकिन कोर्ट ने मां को मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा, और वहां पता चला कि मां कई वर्षों से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में थी, और उसने जो कुछ भी किया वो आत्मरक्षा में था। पर साक्षी को चैन नहीं मिला, क्योंकि उसने सच तो बोला, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा था। और एक दिन जब वो पुराने बक्से टटोल रही थी, उसे पिता की घड़ी मिली, जिसमें खून के धब्बे और बाल फंसे थे, और उसी के नीचे एक पुरानी डायरी जो शायद उसके पिता की थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसने वो पढ़ा जो उसने कभी सोचा नहीं था, मुझे शक है कि मेरी बीवी किसी और के साथ संबंध में है, और अगर ये सच निकला तो मैं उसे और उस बच्चे को खत्म कर दूंगा। और साक्षी समझ गई कि उस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ मां की आत्मरक्षा नहीं थी, बल्कि एक लड़ाई थी, एक औरत की जो अपने बच्चे और खुद को बचा रही थी एक राक्षस से। अब साक्षी के पास सबूत था, एक मानसिक स्थिति, एक डायरी और एक गवाही, और उसने कोर्ट में ये सब पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने मां को निर्दोष माना और कहा कि समाज ने एक पीड़िता को ही गुनहगार बना दिया था। और साक्षी ने पहली बार मां को गले लगाकर कहा, अब कोई चुप नहीं रहेगा। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसमें राहत थी, जैसे वर्षों का बोझ किसी ने उतार लिया हो। और साक्षी ने अदालत से बाहर निकलते हुए देखा, कानून धीरे चलता है,
पर जब एक बेटी चुप्पी तोड़ती है तो सदियों पुराना अन्याय भी डगमगाने लगता है। साक्षी ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई थी। जब एक और महिला उसके पास आई, एक घरेलू सहायिका, जिसने कहा कि उसके पति ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो साक्षी को समझ आ गया कि जो उसने सहा वो अकेले नहीं था, बल्कि समाज की कई स्त्रियां उसी पीड़ा से गुजर रही हैं, जिनकी आवाज कभी दर्ज ही नहीं होती। और उसी दिन साक्षी ने एक निर्णय लिया। वो सिर्फ एक वकील नहीं, एक आंदोलन बनेगी। उन औरतों की आवाज जो सालों से दबाई जा रही थी, उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, सत्य साक्षी, जिसका उद्देश्य था ऐसे केसों को बाहर लाना जहां घर की दीवारें गवाही नहीं देती, लेकिन आंसुओं में छुपा होता है सच। धीरे धीरे उसके पास देश भर से केस आने लगे। कोई चिट्ठियों में अपनी व्यथा लिखता, कोई सोशल मीडिया पर मदद मांगता, और साक्षी ने एक एक करके हर केस को उठाया, उन फाइलों को खोला जिन्हें घरेलू मामला कहकर बंद कर दिया गया था। और फिर एक ऐसा केस सामने आया जिसने साक्षी को फिर उस पुराने डर से रूबरू कर दिया। एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की थी और उसकी मां ने आरोप लगाया था कि उसका पति, लड़की का सौतेला बाप, उसके साथ कई बार बलात्कार करता रहा, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया। जब साक्षी ने उस लड़की की डायरी पढ़ी, उसे फिर से अपने बचपन की परछाइयां दिखाई देने लगी, क्योंकि उन पन्नों में लिखा था, मुझे मेरी मां नहीं बचा पाई, जैसे मैं नहीं जानती कि यह डर कब खत्म होगा। और साक्षी को यकीन हो गया कि अब वक्त है उस सिस्टम को झकझोरने का, जिसने वर्षों तक सिर्फ कानों में उंगली डाल रखी थी। साक्षी ने केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, मीडिया में आवाज उठाई और समाज को वो चेहरा दिखाया जिसे सबने अनदेखा किया। घरेलू अपराध जो दीवारों के अंदर घुटते हैं और चुप्पी के नीचे दफन हो जाते हैं। और इस लड़ाई में उसे बार बार धमकियां मिली। एक रात उसके घर के बाहर पेट्रोल बम फेंका गया, लेकिन वो डरी नहीं। वो जानती थी कि उसका डर खत्म उसी दिन हुआ था जब उसने अपनी मां की आंखों में सालों बाद सुकून देखा था। फिर एक दिन जब वो कोर्ट से बाहर आ रही थी, एक लड़की उसके पास आई, उसके पैर छुए और बोली, आपने मेरी मां को इंसाफ दिलाया, आप मेरे लिए भगवान हो। और उस पल साक्षी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, भगवान नहीं, सिर्फ एक इंसान जिसने चुप्पी तोड़ी है। साक्षी की कहानी अब हर कोने में गूंज रही थी, लेकिन असली जीत तब हुई जब सरकार ने घरेलू साक्ष्य प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, जिसकी बुनियाद उन्हीं केसों पर रखी गई जिन्हें साक्षी ने उजागर किया था। और संसद में जब उसका नाम लिया गया, एडवोकेट साक्षी शर्मा, तब वो अपनी मां का हाथ थामे गैलरी में बैठी थी और मां की आंखों में वही गर्व झलक रहा था जो कभी उसने खो दिया था। वो मां जो कभी खून से सनी दीवारों के सामने खड़ी कांप रही थी, अब सीना ताने बेटी के साथ खड़ी थी, क्योंकि अब वो गुनहगार नहीं, एक नायिका की जननी थी। साक्षी जानती थी कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर शहर में, हर गांव में कोई ना कोई साक्षी आज भी खामोश है। लेकिन अब वो अकेली नहीं है। अब उसके साथ एक आंदोलन है, एक साया है, और हर उस लड़की की आवाज है जो कहती है, मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि कोई साक्षी मेरी तरफ से लड़ेगी। कहानी समाप्त, पर साक्षी की लड़ाई अब भी जारी है। साक्षी ने कानून और भावनाओं की जमीन पर जो इमारत खड़ी की थी, वो अब किसी एक व्यक्ति की नहीं रही। वो अब उन अनगिनत चेहरों की पहचान बन चुकी थी जो न्याय की तलाश में अपने ही अपनों से हार चुके थे। और साक्षी ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ वकीलों की अदालतों में नहीं, स्कूलों, कॉलेजों और गांवों के चौपालों में जाकर लड़ाई लड़ेगी, ताकि अपराध होने से पहले ही रोका जा सके, ताकि अगली पीढ़ी सिर्फ केस दर्ज न कराए, बल्कि अपने हक को पहचान कर आवाज उठा सके। एक दिन उसे झारखंड के एक गांव से न्योता आया, जहां की लड़कियां आज भी स्कूल जाने से डरती थीं, क्योंकि गांव के दबंगों ने कई बार रास्तों में उनके साथ छेड़खानी की थी। लेकिन पंचायत ने उसे लड़की की गलती कहकर दबा दिया था। साक्षी वहां पहुंची तो देखा, डर आंखों में था, पर दर्द अब भी चुप था। उसने लड़कियों के बीच बैठकर वही कहानी सुनाई जो उसने खुद जिया था। जब डर बोला नहीं तो दर्द घातक बन गया। और फिर उसी गांव की एक 13 साल की लड़की ने उठकर कहा, मैं गवाही दूंगी। और वहीं से उस आंदोलन को एक नई संज्ञा मिली, मैं साक्षी हूं। इस वाक्य ने हजारों महिलाओं को एक नई पहचान दी। अब साक्षी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी उस
हर आवाज का जो कभी दबा दी गई थी। और अब जब किसी अदालत में कोई औरत गवाही देती तो लोग कहते ये भी एक साक्षी है। धीरे धीरे उसका फाउंडेशन एक राष्ट्रीय अभियान बन गया और हर राज्य में साक्षी केंद्र खोले गए, जहां महिलाएं बिना डर बिना शर्म के अपनी कहानी कह सकती थीं, सबूत इकट्ठा कर सकती थीं और कानूनी मदद पा सकती थीं। लेकिन जैसे जैसे साक्षी की पहचान बढ़ी, दुश्मन भी बढ़े। एक रात उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। तुम जितना उजागर करोगी उतना अंधेरा तुम्हारा इंतजार करेगा। अपने अतीत को मत कुरेदो, वो तुम्हें निगल जाएगा। उस रात उसे नींद नहीं आई और वो अपनी मां के कमरे में गई, जो अब पूरी तरह से बिस्तर पर थी। बोल नहीं सकती थी, लेकिन सुनती सब थी। साक्षी ने मां के हाथ थामे और फुसफुसाई, क्या कोई और राज है जो मुझे नहीं पता? मां की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने धीरे से अपने सिर हिलाया। हां, साक्षी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या उस रात के अलावा भी कुछ और था जिसे मां ने छिपाया था? मां की पुरानी संदूक से एक चिट्ठी मिली, जो उसके पिता की नहीं बल्कि एक अजनबी की थी। उसमें लिखा था, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है, पर मैं तुम्हारा राज रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी उस गंदगी की हकदार नहीं है जो तुम्हारे घर में पल रही है। पर याद रखो, हर झूठ की एक उम्र होती है। साक्षी को अब यकीन हो गया था, मां ने सिर्फ आत्मरक्षा में नहीं मारा था, शायद और भी कुछ था जो छुपाया गया था। उसने पुरानी रिकॉर्डिंग्स, कॉल डिटेल्स, फोटो और स्कूल की फाइलें खंगालना शुरू किया और धीरे धीरे सामने आया कि उसका पिता एक स्कूल मास्टर होते हुए भी कई छात्राओं को धमकी देकर उनका यौन शोषण करता था। और जब उसकी मां को इसका पता चला, तब उसने उसका सामना किया। और वो रात सिर्फ एक घरेलू लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मां की तरफ से उन सभी बेटियों के लिए दी गई एक चुप युद्ध थी, जिन्हें किसी ने नहीं सुना। साक्षी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसकी मां ने सिर्फ अपनी बेटी नहीं, समाज की बेटियों को बचाने की कोशिश की थी। और अब उसे लगा कि सच्चा न्याय केवल कोर्ट से नहीं, समाज के जमीर से आता है। उस दिन उसने अपनी मां को व्हील चेयर में बिठाकर फाउंडेशन के मुख्य मंच पर ले जाकर कहा, ये मेरी मां हैं, जिन्होंने एक अपराध को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया, और आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी हिम्मत का ही नतीजा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस दिन साक्षी सिर्फ नाम नहीं, आंदोलन नहीं, बल्कि हर मां की बहादुरी का प्रतीक बन चुकी थी। सच्ची लड़ाई वहां से शुरू होती है जहां लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस ऐतिहासिक भाषण के कुछ महीने बाद, जब साक्षी ने अपनी मां को दुनिया के सामने एक वीरांगना के रूप में पेश किया, तब पहली बार उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल कानून के कागजों में नहीं, बल्कि उन चेहरों की मुस्कुराहट में है जिन्हें न्याय मिला। मगर जैसे ही साक्षी ने सोचा कि अब जिंदगी कुछ सुकून से चलेगी, एक नई आंधी आ गई। इस बार आंधी किसी अनजान केस की नहीं, बल्कि साक्षी के अपने खून से जुड़ी थी। एक दिन फाउंडेशन में एक बूढ़ा आदमी आया। कांपते हाथों में एक पुराना फोटो था और आंखों में ऐसा डर जो किसी भयानक सच्चाई को छिपा रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता का छोटा भाई हूं। मैंने तुम्हारी मां की मदद की थी उस रात लाश को गायब करने में। और इतना सुनते ही साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने क्या किया? उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ा बोला, तुम्हारी मां ने जो किया वो सही था, पर हमने पुलिस पर भरोसा नहीं किया। डर था कि वो उसे जेल भेज देंगे, इसलिए लाश को गांव से दूर पुराने कुएं में फेंक दिया। वो कुआं अब भी वहीं है और मैं अब मरने से पहले अपना बोझ हल्का करना चाहता हूं। साक्षी का पूरा अस्तित्व थर्रा गया। क्या उसे अब अपनी ही मां के खिलाफ सबूत सौंपने होंगे, या फिर उस गुनाह को छिपाए रखना होगा जो भले ही न्याय की नीयत से हुआ था, पर कानून की नजर में हत्या था? उस रात साक्षी मां के पास बैठी और हाथ थामकर पूछा, क्या यह सच है? मां की आंखें बंद थीं, लेकिन एक आंसू ढलक पड़ा, जो हां से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। अब साक्षी एक अजीब मोड़ पर खड़ी थी। वो एक वकील थी जो सच्चाई के लिए लड़ती थी, पर अब वो सच्चाई उसकी मां को सलाखों के पीछे भी भेज सकती थी। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई, लेकिन फिर एक सुबह उसने खुद को आईने में देखा। एक थकी हुई लड़की, लेकिन आंखों में वही आग जो कभी उसकी मां की आंखों में थी। और उसने फैसला किया, सच छुपाना भी अपराध है, लेकिन हर सच का सामना एक ही तरीका नहीं मांगता। साक्षी कोर्ट में गई, जज से अकेले में मिलने की गुजारिश की और सब कुछ बताया। उस कुएं का लोकेशन,
अपने चाचा का इकबालिया बयान और अपनी मां की मनोवैज्ञानिक स्थिति। उसने कहा, अगर कानून इसे अपराध मानेगा तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर इसे आत्मरक्षा समझेगा तो मैं चाहती हूं कि मेरी मां की कहानी एक केस फाइल न बनकर एक सबक बने। कोर्ट में बहस चली, मीडिया में तूफान आया। कुछ लोग बोले मां को गिरफ्तार करो, कुछ बोले ये औरत देवी है। पर कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया। यह मामला तकनीकी रूप से हत्या के अंतर्गत आता है, लेकिन परिस्थितियां, आत्मरक्षा की सीमा और 20 वर्षों तक कानून से दूर रहने का कारण, सब मिलाकर यह एक रियायत का मामला है। अतः मां को कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन साक्षी को अपने फाउंडेशन के जरिए 100 आत्मरक्षा पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता देनी होगी, एक सामाजिक सुधार के रूप में। फैसले के बाद मां की आंखों से राहत के आंसू बहे। वो अब आजाद थी, कानूनी रूप से, मानसिक रूप से और अपनी बेटी से छुपे राज से भी। उस दिन साक्षी ने अपनी मां को उसी पुराने नीले कमरे में लाकर बैठाया जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसने उस दीवार को देखा जहां कभी खून के धब्बे थे। अब वहां एक तख्ती लगी थी। यहीं से एक गवाही शुरू हुई थी जो अब हजारों आवाजों की शक्ति बन चुकी है। मैं साक्षी हूं, तुम भी बनो। कहानी समाप्त नहीं हुई, ये एक नई शुरुआत है, हर उस लड़की की जो चुप नहीं रहना चाहती।